हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर क्या एक मॉडिफाइड शूट है जो फ्लावरिंग प्लांट्स यानी जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट्स फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले देखेंगे एक फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये बनेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये बनेगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो ये तो हो गया आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट हैं। सबसे पहले ये जो रेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं पेटल्स। एक से ज़्यादा पेटल्स मिलकर बनाते हैं कोरोला। यानी हम सारे पेटल्स को इकट्ठा कर लें तो ये क्या बन जाएगा? कोरोला। और वहीं पे ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं सेपल्स। और ये भी एक से ज़्यादा सेपल्स मिलके बना देते हैं कैलिक्स। ठीक है। अच्छा, ये जो कोरोला है यानी जो ये पेटल्स आपको दिख रहे हैं, इनका फंक्शन क्या होता है कि ये मेनली अट्रैक्शन का काम करते हैं। ठीक है, ये कलरफुल होते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं पॉलिनेटर्स इनको देख के। वहीं ये जो सेपल्स होते हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तीसरा, यहाँ पर ये जो सोलन पार्ट हमें दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं थैलेमस। और ये जो नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं पेडिसल। अब बात करते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। यहाँ पर ये जो है इस तरह का स्ट्रक्चर है सर्कल लाइक, इसको हम बोलते हैं एंथर। और ये नीचे का फिलामेंट, ये दोनों मिलके बनाते हैं स्टैमन। यानी ये हो गया एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है। उसके बाद ये जो आपको रेड कलर का पोर्शन दिख रहा है, ये है गाइनोशियम, यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब ये इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कार्पल भी बोलते हैं और पिस्टल भी बोलते हैं। कार्पल और पिस्टल, तीन पार्ट्स होते हैं इसके, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा जो है ये आपके फ्लावर के ये सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होंगे फ्लावर के अंदर? सबसे पहले बात करते हैं कैलिक्स की। यानी एक सिंगल जो लीफ सेगमेंट है कैलिक्स की, उसको हम बोलते हैं सेपल। बहुत सारे सेपल्स मिलके बना देते हैं कैलिक्स। इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्लोरल ऑर्गन्स को। वहीं पे बात करते हैं कोरोला। कोरोला क्या है? एक इंडिविजुअल लीफ सेगमेंट है जो कोरोला का, उसको हम बोलते हैं पेटल। बहुत सारे पेटल्स मिलके बना देंगे कोरोला। एंड्रोशियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसमें स्टैमन्स प्रेजेंट होते हैं और जो किसका बना होता है? एंथर और फिलामेंट का बना होता है स्टैमन। वहीं गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये इसमें इसको हम क्या बोलते हैं? कार्पल बोलते हैं और पिस्टल बोलते हैं। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्वोलन पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं थैलेमस। और जो फ्लावर की स्टाक होती है उसको हम बोलते हैं पेडिसल। तो इस तरह से ये सारे जो हैं ये फ्लावर के पार्ट्स हो गए। तो अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमन, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसके बारे में। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं इसमें क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले ये ऊपर जो है ये एक बाइलोब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंथर। और वो किससे कनेक्ट होता है? फिलामेंट से। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर हो गया इसको हमने बोला एंथर। और इसके जो नीचे की जो स्टॉक है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। यानी एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बना रहे हैं? स्टैमन, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब एक वर्ड है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल। ठीक है, प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल, जो हमारा शोल्डर वाला पोर्शन होता है वो हमारा प्रॉक्सिमल पोर्शन हो गया। और जो हमारा हैंड वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टल। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो, प्रॉक्सिमल कौन सा होगा? शोल्डर वाला एरिया।
ठीक है, हमारा जो शोल्डर है वो हमारा प्रॉक्सिमल है, और वहीं पे हमारा जहाँ पे हमारी फिंगर्स है, हमारा जहाँ पे हैंड है वो हो गया डिस्टल। इसी तरह से यहाँ पर स्टैमन के अंदर भी जो फिलामेंट का जो ये नीचे वाला पोर्शन है ये हो जाएगा इसका प्रॉक्सिमल एरिया। ठीक है, ये किससे कनेक्ट होगा, या तो थैलेमस से जुड़ा होगा या फिर पेटल से जुड़ा होगा। तो अब बात करेंगे एंथर के बारे में। अब जैसा हमने देखा कि एंथर जो है वो किस तरह का स्ट्रक्चर है, बाई लोब स्ट्रक्चर, यानी एक लोब इसका ये है, दूसरा लोब इसका ये है। ठीक है, तो पहली चीज हमें एंथर के बारे में क्या पता चल रही है कि एंथर जो है वो एक बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है, पहली चीज। दूसरी चीज, हर लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट होंगे, यानी टोटल 4 थीका हो गए। ठीक है, तो एंथर इस वजह से एक लोब में दो थीका है तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डाईथीकस। ठीक है, तो पहली चीज एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर है, हर लोब के अंदर दो थीके प्रेजेंट है, टोटल 4 थीके हैं, तो इस वजह से ये हो गया डाईथीकस। अब हर लोब के कॉर्नर में दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया यानी एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरे लोब में भी दो, यानी टोटल जो है ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया हो गए। तो यानी यहाँ पर एंथर कैसा बन गया, एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, ये माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया आगे जाकर इनका डेवलपमेंट होगा और ये क्या बना देंगे, पोलन सैक्स। ठीक है, पोलन सैक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ये। पोलन सैक्स क्या हो गई, यानी कैविटी हो गई पोलन को रखने वाली, यानी जिसके अंदर पोलन का फॉर्मेशन होगा वो कैविटी जो है ये पोलन सैक्स को हम बोलेंगे, यानी स्पेस हो गई जिसके अंदर पोलन फॉर्मेशन होगी। सो क्या क्या होगा स्टैमन के स्ट्रक्चर में, इसके अंदर दो पार्ट्स होंगे। पहला है एंथर। एंथर कैसा है, बाइलोब स्ट्रक्चर है जो हमने देख लिया, हर लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट है इसलिए ये डाईथीकस होता है। एंथर जो है वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया कॉर्नर्स में प्रेजेंट होंगे और जिनका डेवलपमेंट होगा और फिर वो क्या बनाएंगे, पोलन सैक्स बनाएंगे। दूसरा पार्ट हमने देख ही लिया, फिलामेंट, जो जिसका बिगनिंग पोर्शन यानी जो उसका प्रॉक्सिमल एंड है वो किससे अटैच होगा, या तो पेटल से या फिर थैलेमस से, और ये फिलामेंट क्या होती है, इसकी स्टॉक होती है, यानी लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होती है ये। सो अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, टीएस ऑफ एंथर, यानी अगर हम एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन ले तो वो कुछ हमें ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे आएगी एक लेयर। ठीक है, तो एंथर का जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, और फिर हम माइक्रोस्पोरेंजियम को देख रहे हैं कि उसमें किस तरह से बहुत सारी लेयर उसको सराउंड करके रख रही हैं। अब एक और लेयर आ जाएगी, और यहाँ पे प्रेजेंट होंगे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी यहाँ पर 4 ये सर्कुलर माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये प्रेजेंट होंगे। अब इन माइक्रोस्पोरेंजिया को एक और लेयर कवर करेगी। तो हम बात करते हैं इन लेयर्स को क्या बोलते हैं। सबसे पहले जो ये ब्लू कलर की आउटर लेयर है इसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। ये जो रेड कलर की लेयर है इसको हम बोलेंगे एंडोथीशियम, और ये जो ऑरेंज कलर की लेयर है ये होंगी मिडल लेयर्स। वहीं पे जो ये और माइक्रोस्पोरेंजिया को ये जो कवर करके रख रही है इस लेयर को हम बोलेंगे टेपेटम।
ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें एंथर का, तो किस तरह से 4 जो माइक्रोस्पोरेंजिया वो इतनी सारी लेयर से सराउंड है। पहली 3 लेयर कौन कौन सी है? ब्लू वाली लेयर ये जो है इसको हम एपिडर्मिस बोल रहे हैं, रेड वाली लेयर को हम एंडोथीशियम बोल रहे हैं, फिर जो ऑरेंज लेयर है उसको हम बोल रहे हैं मिडल लेयर्स, और फिर इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया को जो कवर करके रख रही हैं उसको हम बोल रहे हैं टेपेटम। सो अब बात करते हैं इन चारों लेयर का क्या फंक्शन है। पहले बात करते हैं पहली 3 लेयर यानी एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर। ये तीनों लेयर क्या करेंगी? जो माइक्रोस्पोरेंजिया उसको प्रोटेक्शन देंगी, इसके साथ में ही पोलन रिलीज करवाने में हेल्प करेंगी। एंथर का डेसेंस करवा के पोलन रिलीज करवाने में ये हेल्प करेंगी। चौथी लेयर जिसको हम बोल रहे हैं टेपेटम, ये जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स हैं उनको फूड प्रोवाइड करेगी यानी उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। इसका जो है वो साइटोप्लाज्म काफ़ी ज़्यादा डेंस होगा और इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे, इसलिए ये जो टेपेटम है ये बाई न्यूक्लिएट होगी। तो इस तरह से ये चारों लेयर का इस तरह से ये फंक्शन हो जाएगा। सो एक बार देख लेते हैं क्या क्या प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में। सबसे पहले क्या है? ये 4 वॉल लेयर से सराउंड है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम। जो आउटर 3 लेयर्स है यानी कि जो एपिडर्मिस है, एंडोथीशियम है, मिडल लेयर है, ये क्या कर रही है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इसके साथ में ही एंथर के डिसेंस में हेल्प करके पोलन रिलीज करवा रही है। बाकी जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है जिसको हम बोलते हैं टेपेटम, ये क्या कर रही है? जो पोलन ग्रेन है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। और जो सेल्स हैं इसके टेपेटम के, उसका साइटोप्लाज्म काफ़ी ज़्यादा डेंस है और ये बाई न्यूक्लिएट है यानी इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब क्या होगा? ये जितने भी माइक्रोस्पोरेंजिया जो प्रेजेंट हैं इनके सेंटर में एक जैसे सेल्स का यानी होमोजीनियस सेल्स का एक ग्रुप प्रेजेंट होगा। सभी माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में होमोजीनियस सेल्स का ग्रुप प्रेजेंट होगा और इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे? इन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। सो अब डिस्कस करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। अब देखो यहाँ पर हम उसके लिए क्या लेंगे? एक सिंगल माइक्रोस्पोरेंजिया ले लेते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट था? ग्रुप ऑफ सेल्स जिनको हम क्या बोल रहे थे? स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू का हर सेल जो है वो क्या है? पोलन मदर सेल। पीएमसी और एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल एक ही चीज है, यानी स्पोरोजिनस टिश्यू का हर सेल जो है वो क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल, और इसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल पोलन। ठीक है, तो अब क्या है? इसका जो नेचर है वो कैसा है? डिप्लॉयड। अगर इसका नेचर डिप्लॉयड है तो फिर यहाँ पर क्या होगी? मियोसिस, यानी इसका नंबर कैसा हो जाएगा? हाफ, और हमें क्या मिल जाएंगे? 2 माइक्रोस्पोर। ठीक है, 2 माइक्रोस्पोर हमें यहाँ पे मिल गए। जब मियोसिस कंप्लीट होगी तो हमें यहाँ पर फिर क्या मिलेंगे? 4 माइक्रोस्पोर, यानी माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पोलन मदर सेल से और माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होगी? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की हमने डेफिनेशन तो देख ली। अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है एक बार उसको भी देख लेते हैं। डायग्रामेटिकली तो हमने उसको समझ लिया, लेकिन अब एक बार उसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। क्या बोलता है ये कि एज द एंथर डेवलप्स, ठीक है, जैसे ही एंथर का डेवलपमेंट होगा, जो सेल्स होंगे स्पोरोजिनस टिश्यू के, ठीक है, वो क्या कर रहे थे? मियोसिस कर रहे थे। और क्या बना रहे थे मियोसिस के बाद? माइक्रोस्पोर्स, और फिर लास्ट में हमें वो क्या दे रहे थे? माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब जो हर सेल है स्पोरोजिनस टिश्यू का, उसके अंदर क्या एबिलिटी है कि वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड दे सकता है, क्योंकि वो हर एक सेल को हम क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल। ठीक है, इसीलिए वो हमें क्या देगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब क्या होगा? जब एंथर मैच्योर हो जाएगा
तो फिर वो डिहाइड्रेट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो आपस में एक दूसरे से डिसोशिएट हो जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स में। तो इस तरह से ये एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। लास्ट में हमें क्या मिल जाएंगे, पोलन ग्रेन्स। तो हमने क्या देखा था कि जब एंथर मैच्योर हो जाता है तब यहाँ पर क्या होगा, जो 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड थे वो आपस में डिसोशिएट हो जाएंगे और किस क्या बना देंगे, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स बना देंगे। तो अब हम देखेंगे कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, ये क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में हम एक आउटर वॉल बनाएंगे। अब यहाँ पर ये जो आपको स्पेस दिख रही है, ये कुछ अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बनाएंगे हम एक इनर वॉल। अब यहाँ पर इसके अंदर जो है वो एक सेल प्रेजेंट है, यहाँ पर कुछ इस तरह से। और एक यहाँ पर इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। ठीक है, और यहाँ 2 सेल है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्या क्या स्ट्रक्चर जो हमने बनाए हैं, कौन कौन सी लेयर क्या है। सबसे पहले ये जो आपको लेयर दिख रही है इसको हम बोलेंगे एक्साइन, पहली लेयर है एक्साइन। दूसरी लेयर जो ये रेड कलर की दिख रही है इसको बोलेंगे इंटाइन। ये जो ऑरेंज कलर के आपको दिख रहे हैं ये हो जाएंगे जर्मपोर। वहीं पे ये आपको एक जो पूरा अंदर ये जो दिख रहा है ये क्या है, एक सेल है जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। और वहीं पे ये जो अंदर इतना एरिया आपको दिख रहा है ये वाला, ये कौन सा सेल है, जनरेटिव सेल। यहाँ पर जनरेटिव सेल का भी जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल का भी न्यूक्लियस है और यहाँ पर जनरेटिव सेल का भी न्यूक्लियस है। अब सबसे पहले बात करते हैं एक्साइन की। पोलन ग्रेन की जो आउटर वॉल है वो कौन सी है, एक्साइन। ये एक्साइन किसकी बनी होती है, एक ऑर्गेनिक मटेरियल जिसको हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन की ये बनी होती है। ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और अल्कली के लिए। अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम जो है वो डिस्कवर नहीं हुआ जो इसको डिग्रेड कर सके। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है और इस स्पोरोपोलेनिन की ही वजह से हम पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्साइन के बारे में। अब दूसरी जो वॉल होती है पोलन ग्रेन की वो होती है इंटाइन। इंटाइन जो होती है ये थिन होती है। अब जो इंटाइन होती है ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की और पेक्टिन की, सेल्यूलोज और पेक्टिन की ये इंटाइन बनी होती है। ये इनर वॉल होती है पोलन ग्रेन की। अब तीसरी बात आती है जर्मपोर की, यानी ये जो ऑरेंज कलर के हमें दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, ये क्या है, ये पोर्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं जर्म पोर्स। यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन पूरी तरह से एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मेल गैमेट होगा वो रिलीज हो जाएगा। यानी ये जर्म पोर्स जो हैं ये इनकी हेल्प से जो है वो मेल गैमेट रिलीज होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगी। अब जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो इसमें 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। पहला जो सेल होता है इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और जो दूसरा सेल होता है उसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। तो पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव सेल के बारे में। वेजिटेटिव सेल, ये जो वेजिटेटिव सेल होता है ये बिगर सेल है, बड़ा सेल है ये, पहली चीज। दूसरी चीज इसमें जो है वो न्यूक्लियस कैसा होता है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है और इसके अंदर फूड भी प्रेजेंट होता है, यानी बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में इसमें फूड प्रेजेंट होता है वेजिटेटिव सेल में। दूसरे सेल की हम बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं जनरेटिव सेल, जीसी से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको। तो ये जो जनरेटिव सेल होता है ये स्मॉल होता है,
ठीक है, इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और ये जो वेजिटेटिव सेल है उसके साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है, और इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, स्पिंडल शेप। ठीक है, तो ये स्पिंडल शेप सेल होता है जनरेटिव सेल। तो इस तरह से ये जो है, ये एक पूरा एक मैच्योर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर दो वॉल प्रेजेंट है, दो सेल प्रेजेंट है, ठीक है, जर्म पोर प्रेजेंट है। अब एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो 60% एंजियोस्पर्म्स होते हैं, इनके अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो जब 2 सेल स्टेज होगी तभी शेड हो जाएंगे। यानी जो पहला आपका वेजिटेटिव सेल है वो, और दूसरा आपका जनरेटिव सेल है वो। ठीक है, यानी जो 2 सेल स्टेज होगी तभी ये रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 60% एंजियोस्पर्म्स के केस में होगा। लेकिन जो बाकी बचे हुए 40% स्पीशीज हैं, इनमें क्या होगा, 3 सेल स्टेज आएगी। यानी एक आ गया आपका वेजिटेटिव सेल, दूसरा आ गया आपका जनरेटिव सेल। अब ये जो जनरेटिव सेल है ये क्या करेगा, माइटोसिस करके डिवाइड करेगा और बना देगा 2 मेल गैमेट्स। ठीक है, 2 मेल गैमेट्स जो हैं ये आपका जनरेटिव सेल बना देगा, और तब जाकर 3 सेल स्टेज पे ये शेड होगा। यानी कि जो ये 60% एंजियोस्पर्म्स हैं जो 2 सेल स्टेज में रिलीज होंगे, इनमें क्या होगा कि जो जनरेटिव सेल है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जब पहुंचेगा तब जाके मेल गैमेट बनाएगा, यानी ये बाद में बनाएगा। लेकिन जो ये 40% स्पीशीज हैं, इनके अंदर पहले ही जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बना लेगा, इसलिए ये 3 सेल स्टेज में रिलीज होंगे, यानी ये पहले ही 3 सेल स्टेज में निकलेगा। तो अभी तक हमने पोलन ग्रेन के बारे में क्या क्या पढ़ा, एक बार वो देख लेते हैं। पहली चीज क्या है कि पोलन ग्रेन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मेल गैमेटोफाइट को। ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं, पोलन ग्रेन मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाते हैं। उसके बाद पोलन ग्रेन्स हमने देखा कैसे हैं, ये शेप में स्फेरिकल होते हैं, लगभग इनका 25 से 50 माइक्रोमीटर का डायामीटर होता है, और इसके अंदर 2 लेयर की वॉल प्रेजेंट है। पहली जो आउटर कवरिंग है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्साइन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है क्योंकि ये किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन, जो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और एल्कली के लिए बहुत ज़्यादा ये रेजिस्टेंट रहता है, और स्पोरोपोलेनिन की ही वजह से हम पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। अच्छा, अब पोलन ग्रेन जो है इनके अंदर जो है वो कुछ अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसकी एक्साइन में, इनको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर्स। ये जर्म पोर्स में स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होती। जो इनर वॉल होती है पोलन ग्रेन की उसको हम क्या बोलते हैं, इंटाइन। ये थिन होती है और किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की। पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म है वो किससे सराउंड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और हमने क्या देखा कि 2 सेल प्रेजेंट होते हैं, यानी जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो इसके अंदर 2 सेल्स होते हैं। एक था बिगर सेल जिसको हम बोल रहे थे वेजिटेटिव सेल, और दूसरा स्मॉलर सेल जिसको हम बोल रहे थे जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या था, बिगर सेल था, इसके अंदर बहुत ज्यादा फूड प्रेजेंट था, फूड रिजर्व था, और इसका जो न्यूक्लियस था वो इरेगुलर शेप था। उसके बाद जनरेटिव सेल कैसा था, स्मॉल था। ये जो था वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। दूसरा, ये शेप इसकी कैसी है, स्पिंडल शेप है, और इसका भी साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा डेंस है, और इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इस तरह से हमने ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो पोलन ग्रेन का देख लिया, थ्योरेटिकली भी देख लिया और डायग्रामेटिकली भी देख लिया। सो अब हम देखते हैं कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो बहुत सारी स्पीशीज में कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर देते हैं। क्या करते हैं, ये एलर्जीज करवा देते हैं, ब्रोंकियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो करवा देते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ये करवाते हैं। कुछ लोगों में तो बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस वगैरह ये सब हो जाते हैं। अब अगर यूजेस की बात करें पोलन ग्रेन्स की, तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। ठीक है, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ तो पोलन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, किस फॉर्म में, टैबलेट्स की फॉर्म में, सिरप्स की फॉर्म में मार्केट में। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ के लोग जो है वो पोलन्स को लेते हैं। और पोलन का कंजप्शन जो है वो किसको करवाया जाता है, जो हॉर्स होते हैं, घोड़े होते हैं जो रेस में दौड़ते हैं, या फिर जो एथलीट्स होते हैं वो लोग भी पोलन को लेते हैं, सो दैट कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा अच्छी, उनकी एफिशिएंसी जो है दौड़ने की वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। तो अब बात करते हैं वाइबिलिटी पोलन ग्रेन्स की कितनी होती है, यानी वो कब तक जो है वो जिंदा रह सकते हैं।
द पीरियड फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वाइबल इज हाईली वेरिएबल, यानी ये बहुत ज़्यादा वेरी करती है ये चीज़, और मेनली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी है या नहीं है, इसके ऊपर जो है ये उसकी वाइबिलिटी डिपेंड करती है। अगर हम कुछ सीरियल्स की बात करें जैसे राइस की, वीट की, तो यहाँ पर पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो लगभग 30 मिनट के अंदर ही रिलीज होने के बाद अपनी वाइलेबिलिटी लूज कर देते हैं, यानी उस 30 मिनट के बाद जो है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि कुछ मेंबर्स आ जाते हैं रोजेशिया के, लेगुमिनेसे के, सोलेनेशिया के, ये मंथ्स तक जो है ये वाइबल रहते हैं। तो ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनको भी हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, किसमें, -190 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इस लिक्विड नाइट्रोजन में हम पोलन ग्रेन्स को स्टोर करके रख सकते हैं ईयर्स तक। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हम जो है वो पोलन को स्टोर करेंगे तो यहाँ पर पोलन बैंक्स बन जाते हैं, यानी हम पोलन बैंक बना लेते हैं जिसमें बहुत सारे पोलन ग्रेन्स को हम स्टोर करके रखते हैं, जैसे सीड बैंक्स होते हैं, जीन बैंक्स होते हैं, इसी तरह से पोलन बैंक्स भी होते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका कि पोलन ग्रेन्स कब तक वाइबल रह सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी के ऊपर। इसके साथ में एक और चीज़ होती है कि जैसे कुछ स्पीशीज जैसे राइस और वीट की स्पीशीज हैं, ये क्या करते हैं, इनके पोलर ग्रेन्स रिलीज होने के बाद 30 मिनट के अंदर ही ये अपनी वाइबिलिटी लूज कर देते हैं, यानी ये खत्म हो जाते हैं। और कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनके अंदर जो है ये वाइबिलिटी मंथ्स तक चलती है, लेकिन हम क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके काफ़ी सालों तक रख सकते हैं। इस तरह से हम पोलन बैंक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास में हमने स्टैमन, आपका ये माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, पोलन ग्रेन, ये सब हमने आज की क्लास में डील कर लिया है। तो ये पूरा आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि फ्लावर्स के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में इन केस ऑफ प्लांट्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।